अब हम लोग यहां पर बात करेंगे यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में। यूकैरियोटिक कोशिका का मतलब क्या होता है? सबसे पहली चीज यहां पर ये जो शब्द लिखा है यूकैरियोटिक, इसकी मीनिंग को हम लोग देखते हैं। यहां पर देखिए, अगर हम बात करें यूकैरियोट्स में, तो इसको अगर हम दो पार्ट में तोड़ दें, एक हो जाएगा EU और बाकी हो जाएगा क्या? कैरियोट्स। ठीक है, यूकैरियोट्स। यू का मतलब होता है ट्रू, ट्रू मतलब होता है सच, है ना, मतलब वास्तविक। और कैरियोट्स का मतलब होता है केंद्रक या न्यूक्लियस। क्या होगा? न्यूक्लियस होगा। तो यहां पर जो केंद्रक है, यहां जो भी केंद्रक होगा वो वास्तविक होगा। कैसा होगा? वास्तविक। तो वास्तविक केंद्रक का मतलब क्या है कि जब आप किसी कोशिका को देखेंगे यहां पर, तो इसके अंदर एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा, एक वेल डिफाइंड केंद्रक आपको दिखाई देगा। तो इस तरीके की कोशिका को जिसके अंदर एक वेल डिफाइंड या वास्तविक केंद्रक है, जहां पर केंद्रक झिल्ली आपको दिख रही है, केंद्रिका मेम्ब्रेन आपको दिख रही है, अगर ऐसी सिचुएशन है तो उसको कहेंगे क्या? यूकैरियोटिक कोशिका कहेंगे, या हम उसको यूकैरियोट्स बोलेंगे। ठीक है ना? तो जनरली इस तरीके की जो कोशिका है कहां पर पाई जाती है? हम लोगों में। मनुष्य के अंदर जो भी कोशिका हैं वो एक्चुअली में कौन सी है? यूकैरियोटिक। ठीक है। मनुष्य के अलावा भी जो भी जीव जंतु आप देख रहे हैं, चाहे वो गाय भैंस हो या कोई पेड़ पौधा हो, ठीक है, वहां पर भी कोशिका किस टाइप की है? यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिका बहुत प्रिमिटिव है, जो बहुत पहले बनी थी। आज जो भी कोशिका डेवलप होकर के जो सामने दिख रही है वो क्या है? यूकैरियोटिक। तो हम लोगों के अंदर जो कोशिका होती है उसको कहा जाता है यूकैरियोटिक कोशिका। अब यूकैरियोटिक कोशिका में ये तो मीनिंग हो गई, इसका मतलब, इसका नाम क्यों पड़ा, इसके बारे में आपने देखा। अब इसकी कुछ डिटेल्स हैं, वो क्या है? सबसे पहली चीज यहां पर कि यूकैरियोटिक जीवों की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। कौन कौन सी विशेषता होती है? पहली चीज है कि इनमें विकसित और नवीन कोशिकाएं पाई जाती हैं। मतलब कहने का यह है कि जितने भी यूकैरियोटिक जीव हैं वहां पर विकसित और नवीन, जो नया है, जो पुराना था वो प्रोकैरियोटिक और जो नया है वो यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। इनका आकार बड़ा होता है। प्रोकैरियोटिक छोटे होते थे, यूकैरियोटिक बड़े होते हैं। केंद्रक पाया जाता है, बिल्कुल सही है, वास्तविक केंद्रक है यहां पर। केंद्रक द्रव्य भी पाया जाता है। अगर केंद्रक है तो उसके अंदर का जो द्रव्य होता है न्यूक्लियोप्लाज्म, वो भी यहां पर उपस्थित रहेगा। एक से अधिक क्रोमोसोम पाए जाते हैं यहां पर। जैसे हम लोगों की कोशिका में, एक कोशिका में 46 क्रोमोसोम है, तो वैसे ही आप यहां कह सकते हो कि जीवों के अंदर जो कोशिका होती है उसमें क्रोमोसोम नंबर ज्यादा होते हैं। कोशिकांग मतलब कोशिका के अंदर के जो अंग हैं, कोशिका के अंदर के जो अंग हैं उनमें क्या होती है? कोशिका भित्ति से घिरे होते हैं। मतलब यह है कि अगर आप यहां पर एक कोशिका देख रहे हैं, इसके अंदर मान लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर भी एक बाउंड्री होगी यहां पर। ठीक है, जैसे यह माइटोकॉन्ड्रिया है अगर, तो इसके ऊपर एक आउटर कवरिंग आपको मिलेगी। तो आउटर कवरिंग जो है ये कहलाएगी यहां पर कोशिका भित्ति। मतलब कोशिकांग जो है, कोशिका के अंदर के जो अंग हैं उसके ऊपर भी एक आवरण होगा, एक कवरिंग होगी, जिसको हम कोशिका भित्ति कहेंगे। यहां पर कोशिकांग, जैसे सेल वॉल होती है ना, सबसे बाहर सेल वॉल होती है, तो वो भी कोशिका भित्ति है। लेकिन उसके अंदर वाले जो कोशिकांग हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वहां पर भी एक आवरण होगा, एक आउटर मेम्ब्रेन होगी। तो डबल मेम्ब्रेन कोशिकांग यहां पर इसके अंदर उपस्थित रहते हैं। ठीक है। इसके अलावा यहां पर हम जो देखेंगे कि कोशिका जो है उसका जो विभाजन होता है वो समसूत्री होता है। मतलब
आगे जो भी कोशिका बनेंगी वहां पर क्रोमोसोम नंबर बराबर रहेंगे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। जितने क्रोमोसोम एक पेरेंटल कोशिका में है, एक मातृ कोशिका में है, उतने ही क्रोमोसोम आने वाली जो पुत्री कोशिकाएं या डॉटर कोशिका है वहां पर रहेंगे। तो यहां पर समसूत्री विभाजन भी है और अर्धसूत्री विभाजन, मतलब दोनों तरीके का विभाजन होता है, क्योंकि जो हम लोगों का शरीर किससे बना है? यूकैरियोटिक कोशिका से। हम लोगों के अंदर दो तरीके की कोशिकाएं आती हैं, एक होती हैं सोमैटिक और एक होती हैं रिप्रोडक्टिव, या जिसमें हम कह सकते हैं कि जो रिप्रोडक्शन के लिए यूज होती हैं। तो जो सोमैटिक हैं, जो हमारी बॉडी की ग्रोथ में या उसकी वृद्धि में मदद करती हैं, वहां पर होता है समसूत्री विभाजन। और जो रिप्रोडक्शन के लिए हैं, जो जनन कोशिकाएं हैं, वहां पर जो होगा डिवीजन वो कैसा होगा? वो मियोसिस होगा, वो उसे हम अर्धसूत्री कहेंगे। तो दोनों तरीके का विभाजन यहां पर देखने को मिलता है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है ना कि यहां पर समसूत्री और अर्धसूत्री दोनों तरीके के विभाजन आपको दिखाई देंगे। और उदाहरण के तौर पे यहां पर आप देख सकते हैं, जैसे पादप कोशिका और जंतु कोशिका, पेड़ पौधे जो भी हैं लगभग वो सब क्या है? यूकैरियोटिक। और जंतु भी जितने हैं उसमें मानव को भी अगर हम इंक्लूड कर ले तो वो सब यूकैरियोटिक नेचर के हैं। जंतु में यहाँ पर जो मॉडिफाई हो चुके हैं, जैसे मछलियाँ हैं, सांप है, मेढक है, ये बाकी जो क्रोकोडाइल है, चिड़ियाँ हैं, ये सब जो जंतु हैं जो थोड़ा सा डेवलप कर चुके हैं, उसमें अमीबा भी ले सकते हो, पैरामीशियम भी ले सकते हो, ये जितने भी जो है चाहे वो सूक्ष्म हो या कॉम्प्लेक्स हो या बड़े हो, वहां पर जो कोशिका है वो कैसी है? यूकैरियोटिक कोशिका आपको मिलेगी। तो ये कुछ यहां पर विशेषताएं हैं जो हम यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर लिखेंगे। क्लियर? नेक्स्ट यहां पर हम एक डायग्राम देख रहे हैं, एक इधर है एक ये है। अभी आपने कहा कि जो यूकैरियोटिक कोशिका है उसके दो उदाहरण हमने लिखे थे, पादप कोशिका और जंतु कोशिका। तो यहां पर ये वाली जो कोशिका है ये तो है पादप, ये पेड़ पौधों की कोशिका है, और ये जो कोशिका है ये है जंतु कोशिका। क्या है? जंतु कोशिका। यहां पर अगर आप देखिए तो कोशिका के अंदर सबसे बाहर, यहां पर सबसे बाहर एक आवरण है जिसको आप कह सकते हो क्या? कोशिका भित्ति, या बाह्य कोशिका के बाहर यहां पर कोशिका भित्ति होती है। यहां आपको कोशिका भित्ति नहीं मिलेगी, है ना। पादप कोशिका में ये दोनों यूकैरियोटिक हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर भी केंद्रक है और इसके अंदर भी आपको क्या मिलेगा? केंद्रक। दोनों जगह केंद्रक है, तो दोनों यूकैरियोटिक हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे अंतर हैं। और सबसे बड़ा अंतर है कि यहां कोशिका भित्ति होती है, यहां कोशिका भित्ति नहीं होती है। दूसरा, यहां पर ये देख रहे हो ये बड़े बड़े आपको वैक्यूल्स, रिक्तिकाएं, ये यहां पे वैक्यूल्स दिख रहे हैं, ये देख रहे हो, जिसको हम क्या कह सकते हैं? ये स्ट्रक्चर जो दिख रहा है इसको हम कहते हैं वैक्यूल्स। ये वैक्यूल्स आपको पादप कोशिका में तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जंतु कोशिका में ये जो रिक्तिकाएं हैं, जो वैक्यूल्स होते हैं, या तो वो नहीं होते हैं, अगर होंगे तो बहुत छोटे होते हैं, जबकि यहां आप देख रहे हैं बहुत बड़े हैं। तो पहला पॉइंट तो डिफरेंस का ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया। तीसरा पॉइंट आता है ये हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट। ये जो हरित लवक है ये पादप कोशिका में होता है, जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं होते हैं। हरित लवक फोटोसिंथेसिस में मदद करता है। आपको पता है पादप जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, जंतु में फोटोसिंथेसिस नहीं होती है, इसलिए यहां पर हरित लवक नहीं पाए जाते, वो एब्सेंट रहते हैं। इसके अलावा बाकी गोल्गी उपकरण यहां भी है, वहां भी है, केंद्रीय झिल्ली यहां भी है, वहां भी है, प्लाज्मा झिल्ली दोनों जगह है, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों जगह है, राइबोसोम दोनों जगह है, कोशिका द्रव्य दोनों जगह है। बाकी लगभग सारी चीजें आपको दोनों जगह मिलेंगी। कुछ चीजों में डिफरेंस है। पहला, कोशिका भित्ति, सेल वॉल पादप में है, जंतु में नहीं है। दूसरा,
वैक्यूल्स रिक्तिकाएं प्लांट में है, एनिमल्स में नहीं है। तीसरा हरित लवक क्लोरोप्लास्ट प्लांट में है, एनिमल्स में नहीं है। ऐसे और भी पॉइंट्स हैं जो डिफरेंस के फॉर्म में हम पादप कोशिका और जंतु कोशिका में हम लिख सकते हैं। तो इसका जो डायग्राम है वो एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप नॉर्मली ये डायग्राम आप देख सकते हैं कि कैसे पादप कोशिका बनाई जाती है और कैसे जंतु कोशिका यहाँ पर बनाई जाती है। ठीक है ना, दोनों में अंतर समझ में आ रहा है। इसके अलावा जैसे अगर आप ड्रॉ करना चाहते हैं कि पादप कोशिका कैसे बनाई जाती है, तो पादप कोशिका में सबसे बाहर तो देखिए ये ऐसे सेल वॉल बनती है, ये ऐसे बना दीजिए, ये सेल वॉल बन जाएगी, ये यहाँ पे सेल वॉल बन जाएगी। वहीं पर जंतु कोशिका में क्या करना है, कुछ नहीं करना है। ये यहाँ पे सेल वॉल तो होती नहीं है, ये केवल सेल मेम्ब्रेन रहेगी, अंदर की मेम्ब्रेन है जो यहां पर है, इसके नीचे ये यहां पर है। ठीक, इसके बाद के जो कंपोनेंट्स हैं, जैसे यहां पे वैक्यूल हमें बनाना है, एक बड़ा सा वैक्यूल हम यहां दिखाएंगे, यहां पर दिखा देंगे छोटे छोटे इधर उधर वैक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। उसके बाद हम बात करेंगे केंद्रक की, हमें केंद्रक दिखाना है, हम यहां केंद्रक बना देंगे, ये हम यहां केंद्रक दिखा दे रहे हैं। यहां केंद्रक सेंटर में बनाएंगे, बड़ा सा बनेगा, ये यहां इस तरह से दिखा देंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखा दे रहे हैं। ठीक है, ऐसे बन जाएगा। यहां पर हरित लवक होते हैं, यहां हरित लवक होंगे तो हम हरित लवक बना देंगे, यहां नहीं बनाएंगे। माइटोकॉन्ड्रिया, यहां माइटोकॉन्ड्रिया होती है, हम बनाएंगे, यहां भी होती है तो यहां भी बनाएंगे माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, ऐसे ही जो चीजें यहां हैं यहां बनाएंगे, यहां है जो यहां बनाएंगे। तो डिफरेंस किस बात का है, यहां जो सेल वॉल है वो यहां नहीं है, यहां जो वैक्यूल है वो यहां नहीं है, यहां जो क्लोरोप्लास्ट है हरित लवक वो यहां नहीं है। ठीक, यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया दोनों जगह है, न्यूक्लियस दोनों जगह है। ऐसी चीजें हैं, कुछ चीजें हैं जो दोनों जगह हैं और कुछ चीजें हैं जो यहां है और वहां नहीं है। एक चीज है जो एनिमल में होती है, प्लांट में नहीं होती, वो क्या है, इसमें हम बात करेंगे सेंट्रोजोम। यहां पर एक स्ट्रक्चर दिखाएंगे सेंट्रोजोम। ये जो सेंट्रोजोम होता है वो एनिमल में होता है, प्लांट में नहीं होता है। ये एक पॉइंट याद रखिएगा, जो एनिमल में है, जो जंतु कोशिका में है लेकिन पादप कोशिका में नहीं है। तो ऐसे ही कुछ अंतर आपको लिखने होंगे, समझाने होंगे, जो एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आता है। ठीक है ना, तो डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे, उसमें क्या क्या हम दिखा सकते हैं। यहां पर इसके अलावा जो सराउंडिंग में जो यहां द्रव्य होता है उसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म, जो दोनों जगह होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म, जो दोनों जगह होता है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो कॉमन है, बट कुछ ऐसे पॉइंट हैं जहां हम इन दोनों के अंदर अंतर समझ सकते हैं, डिफरेंसेस हम लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो ये जंतु कोशिका का था डायग्राम और ये पादप कोशिका का डायग्राम है। इसके बाद अब यहां पर जो अंतर है, अभी मैंने आपको समझाया, वो यहां पर लिख रहे हैं क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं। देखिए, पहली चीज तो है कि जंतु कोशिका है और ये पादप कोशिका है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। इधर क्या लिखा है, सेलुलोज की बनी होती, मतलब जो भी कोशिका भित्ति यहां पर होगी वो किसकी बनी होगी, सेलुलोज की बनी होगी, मतलब उधर कोशिका भित्ति पाई जाती है। प्रायः लवक नहीं पाए जाते। यहां पे जो प्लास्टिड्स होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, वो हरित लवक यहां नहीं है, यहां पर पाए जाएंगे। रिक्तिकाएं नहीं होती अथवा बहुत छोटी होती हैं। जो वैक्यूल्स होते हैं या तो एब्सेंट होते हैं या फिर स्मॉल होते हैं, यहां पर बड़े होते हैं, आपने देखा है कि वहां वैक्यूल्स बड़े हैं। तारककाय, सेंट्रोजोम, जो अभी हम बात कर रहे थे, सेंट्रोजोम जंतु कोशिका में होता है, पादप कोशिका में व्यापक रूप से नहीं होते हैं, जबकि यहां व्यापक रूप से होते हैं। व्यापक रूप का क्या मतलब है, मतलब यह है कि जो सेंट्रोजोम के अंदर के जो कंपोनेंट्स है उसमें खास करके सेंट्रियोल की बात करते हैं
वहां पर सेंट्रियोल्स जो होते हैं वो सेंट्रियोल यहां पर प्रेजेंट होते हैं, यहां नहीं होते। तो कह सकते ये हो कि यहां व्यापक रूप में पूरी तरह सारे कंपोनेंट्स होते हैं, यहां पे कुछ ही कंपोनेंट्स होते हैं। तो जनरली ये लिखा जा सकता है अब इस 10th लेवल पर कि केंद्रक के अंदर जो यहाँ जो जंतु कोशिका है वहां तारकाय या सेंट्रोसोम प्रेजेंट होते हैं और यहां पर एब्सेंट होते हैं। कोशिका विभाजन के समय कोशिका की एक खांच द्वारा 2 भागों में बढ़ती है जो बराबर से अंदर की ओर बढ़ती है। मतलब देखिए ये जो पॉइंट लिखा है इसका मतलब क्या है, यहां पे मान लीजिए कि कोई कोशिका है, ये कोशिका है, तो जब इसका विभाजन होगा, इसके अंदर जो न्यूक्लियस बनेंगे, तो जब विभाजन होगा तो बाहर से अंदर की तरफ यहां पर ऐसे विभाजन होगा इस तरीके से। मतलब आपको ये कोशिका ऐसे डिवाइड होते हुए दिखाई देगी, ये ऐसे ऐसे दिखाई देगी। बाद में ये यहां से डिवाइड होकर के एक इधर और एक उधर चली जाएगी। तो यहां पर जो भी खांच बनती है, ये जो खांच बनती है वो बाहर से अंदर की ओर बनती है। ठीक, यहां पर क्या है, कोशिका विभाजन के समय पादप कोशिका के मध्य में एक पट्टिका बनती है जो अंदर से बाहर की ओर, मतलब यहां सबसे बाहर बेटा सेल वॉल होती है, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन। तो जब भी सेल डिवाइड होगी तो अंदर से बाहर यहां एक ऐसी दीवार बनेगी जिसको आप कहेंगे पट्टिका, और तब जाकर के कोशिका में विभाजन होगा। यहां पर क्या बनता है, खांच बनता है, फरो बनता है, यहां पर क्या बनती है, प्लेट बनती है, पट्टिका बनती है, उससे जो है कोशिका का विभाजन होता है। भोज्य पदार्थ, आपकी जो जंतु कोशिका होती हैं वहां पर जो भी भोज्य पदार्थ स्टोर होता है, जमा होता है, वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है। पौधों में जो भी भोजन एकत्र होता है वो सारा भोजन यहां पर स्टार्च, मंड के रूप में स्टोर होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा कि किस तरीके से वहां पर भोजन स्टोर होता है। लाइसोसोम्स क्या होते हैं, ये कोशिकांग होते हैं जो जंतुओं की कोशिका के अंदर अगर कोई वहां पर मान लीजिए कोई अपशिष्ट पदार्थ है या कोई हानिकारक चीजें हैं, तो ये कोशिका के अंदर चीजों को जो भी अपशिष्ट पदार्थ है, जो हार्मफुल चीजें हैं, उनको हटाते हैं, उनको डाइजेस्ट कर देते हैं। वैसे ही यहाँ पर जो पादप कोशिका है उसके अंदर हम देखेंगे तो लाइसोसोम्स जो होते हैं वह जनरली नहीं पाए जाते हैं। वहां पर लाइसोसोम की तरह दूसरे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो वही काम करते हैं, जिनको स्प्लाइसियोसोम्स कह सकते हैं। पर लाइसोसोम्स अगर देखें तो पादप कोशिका में वो नहीं रहते हैं। तो यहां पर ये इतने सारे डिफरेंस आपको दिखाई दे रहे हैं जो आप एग्जाम में लिख सकते हैं कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर क्या है। यहां पर आपको दिख रहा होगा कि एक तरफ है प्लांट और एक तरफ है एनिमल। यहाँ पे चीजें थोड़ा सा इंग्लिश में लिखी हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारे टर्म्स हैं जो इंग्लिश में आपको समझने हैं। तो प्लांट और एनिमल में कुछ ऐसी चीजें हैं जो कॉमन हैं और कुछ हैं जो अलग हैं। देखिए क्या कॉमन है। यहां पर अगर आप देखिए तो माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपरेटस, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या जो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, रफ या स्मूथ दोनों, केंद्रक, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य, राइबोसोम्स, ये सारी चीजें ये प्लांट में भी होती हैं और एनिमल में भी होती हैं, दोनों जगह कॉमन है। अलग क्या है, यहां सेल वॉल होता है, यहां नहीं होता है। यहां पर लार्ज वेस्यूल्स होते हैं, यहां नहीं होते हैं, होते हैं तो स्मॉल होते हैं या फिर नहीं होते हैं। क्लोरोप्लास्ट होता है, यहां नहीं होता है। फ्लैजिला, कुछ केसेस में जब गैमीट्स बनते हैं तो फ्लैजिला होते हैं, यहां नहीं होते हैं। तो कहने का ये मतलब है कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो दोनों में उपस्थित हैं और ऐसा क्या है जो दोनों में एक में है और दूसरे में नहीं है। तो ये यहां पर एक कॉमन सा पॉइंट है या डिफरेंस को और अच्छे से समझने के लिए यहां पर इस तरीके से दिखाया गया है। तो याद रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और राइबोसोम, ये ऐसे पॉइंट्स हैं, ये ऐसे कोशिकांग हैं जो दोनों कोशिका में, चाहे वो पादप हो या जंतु, दोनों में वो उपस्थित है या प्रेजेंट है। ठीक है ना।